जे तुम्हाला वेगळं बनवतं ते तुम्हाला शक्तिशाली बनवतं। बिलीव्ह आता संगमनेर मधील अरिहंत बाइक्स मध्ये उपलब्ध। हायस्पीड आरटीओ मान्यता, 120 किलोमीटर पर्यंतची बॅटरी रेंज, सबसिडीसाठी पात्र, फायनान्स सुविधा उपलब्ध आणि एक्सचेंज सुविधा। तेव्हा एक वेळ अवश्य भेट द्या। अरिहंत बाइक्स, घुलेवाडी, नाशिक रोड, संगमनेर। संपर्क 7507 85 54 54। नहीं, दूसरी बात से तो मैं बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ कि खाई बढ़ती जा रही है, बल्कि लक्ष्य ये है कि गरीबी रेखा से सब ऊपर हो जाए। उसके बीच में भी जो अंतर बचेगा, अगर हम अर्थशास्त्र को देखते हैं तो उस अंतर को कम करना सरकार की जिम्मेदारी है, जिस पर सरकार मुस्तैद है। अगर किसी झोपड़ी कच्चे मकान वाले को हम अगर पक्का मकान बना कर दिया, उसको गैस का कनेक्शन दिया, शौचालय दिया, तो जीवन स्तर बढ़ेगा। तो सिर्फ जीवन स्तर नहीं बढ़ेगा, उसका समय बचेगा, उसका स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तो वो बेहतर उसका 2 घंटे अच्छा काम करेगा, तो उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। और उससे बड़ी बात है कि भारत के विकास पे वो बड़ा योगदान करेगा। और इसलिए हम ये मानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ हमें अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी। उदाहरण एक मैं आपको देता हूँ, अमेरिका में 60% महिलाएं काम करती है, सरकारी नहीं काम करती है, लेकिन भारत में वो प्रतिशत 32% है। अगर हम इसको 60% में ले जाएंगे तो आप मानकर चलिए उसकी हालत भी सुधरेगी, देश की हालत भी, हमारी इकोनॉमी भी ऊपर जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, बड़ा प्रतिशत जनता का मिला है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? कितना सुखद परिणाम हम अखबारों में पढ़ते हैं, यहाँ पे लोग छापते और दिखाते हैं कि पार्टी को जोड़ नहीं पा रहे हैं, भारत जोड़ने की बात करते हैं। राजस्थान तो अभी चल ही रहा है, अभी वो एपिसोड बंद नहीं हुआ। मुझे लगता है कि जब जमीन की सच्चाई का पता नहीं होता तो यात्रा अच्छी बात है, पैदल यात्रा अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारी नीयत ठीक नहीं है, हमारी समझ अच्छी नहीं है, उद्देश्य ठीक नहीं है, परिणामदायी नहीं हो सकती। सर, आप मध्य प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश में पीएससी का जो भर्ती है इसमें ओबीसी का आरक्षण घटाया गया है, ऐसा आरोप कांग्रेस कर रही है। और दूसरी बात, जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया चालू थी तो अभी वहाँ पे आंदोलन भी शुरू है, उसके ऊपर क्या? नहीं, मुझे लगता है कि अपन सब बौद्धिक क्षेत्र के लोग हैं। जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, और हम जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था तो जो हरिजन और आदिवासियों की संख्या थी उसके आधार पर हमारे यहाँ आरक्षण पहले से उतना ज्यादा था। ऐसी स्थिति में जो शेष बचा हुआ है वही ओबीसी के हिस्से में आएगा। मैं खुद ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ, मैं मानता हूँ कि अनजस्टिस नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने जो चीजें तय की हैं सरकार को उसकी पालना करनी चाहिए। अन्य कोई व्यवस्थाओं के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरह से लोगों की हिस्सेदारी बेहतर हो, इस पर सदैव काम करती है, इसलिए हमको कोई चिंता नहीं होना चाहिए। 20 साल बाद कांग्रेस एक पहले सिंगल हो जाना चाहिए। कोई और पूछना चाहेगा? नहीं तो मैं आपको आपने जिस तरह कहा कि नगर जिले में दोनों भी सांसद बीजेपी के आएंगे, लेकिन जो सिंधी के सांसद है वो आप शिंदे गढ़ के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हें दूर कर आप बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ रहेगा। मुझे लगता है कि अभी इसी पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आपने मुझसे पूछा तो मैं भाजपा की विजय की बात करूंगा। हो सकता है कि चीजें आपको ये प्रश्न पूछना ही ना पड़े। कांग्रेस चुनाव को लेकर जो आपका भी दूसरा प्रश्न है, कोई और मैं पूछ रहा हूँ तो मैं दो लोगों को रिपीट करूँ, ठीक है? हाँ, आप पहले उनको पूछ लेते हैं। 20 साल बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होने जा रहा है, गांधी परिवार से कोई लड़ने के लिए तैयार है नहीं। अशोक गहलोत जी ने भी उसमें से वो हट गए हैं। क्या सत्ता उन्हें अच्छी लग रही है प्रेसिडेंट की वजह, और कांग्रेस में कोई है, गांधी परिवार में कोई है नहीं? मैं उससे उलट जवाब दूंगा। 2 पदों की लालसा है क्यों? मैं दूसरा जवाब दूंगा। मैं उसको कोई जवाब देना भी नहीं चाहिए, मुझे दूसरा जवाब देना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि जब भी कांग्रेस सत्ता से दूर होती है वो बेचैन रहती है। और दुर्भाग्य से आप 80 का दशक देखिए या वर्तमान का दशक देखिए, वो राष्ट्र विरोधी ताकतों से भी हाथ मिलाने के लिए गुरेज नहीं करती। ये तो बहुत छोटी बात कर रहे हैं आप। आज उनके पास में निर्णय करने की क्षमता ही नहीं बची है। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यवाहक अध्यक्ष कुछ कहता है और वहाँ का प्रदेश का मुख्यमंत्री इनकार कर देता है। क्या टिप्पणी कर रहे हो? आप ही दिखा रहे हैं, आप ही छाप रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं खाली। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ, मैं आरोप लगाता हूँ, अभी पीएफआई को प्रतिबंध लगाने की बात आई, कांग्रेस के एमपी ने जवाब दिया, मतलब एक उत्तर दे दिया। मुझे लगता है कि आप पंजाब के आतंकवाद के समय का देखें, जब भी लोग सत्ता से दूर होते हैं उन्हें देश की चिंता नहीं होती, उनको खुद की चिंता होती है। मैं कह सकता हूँ गहलोत के बाद सर कमलनाथ
भी फॉर्म भरने की आशंका जताई जा रही है, वही दूसरी तरफ एक दूसरे पर तंज कसते हुए वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, उस पर क्या कहें? धन्यवाद देता हूँ मैं आपको, वीडियो लोग देख रहे हैं। अब मैं क्या बोलूँगा उसमें। कमलनाथ जी भी मध्य प्रदेश से हैं, दिग्विजय सिंह भी मध्य प्रदेश से हैं, रिजेक्शन के अब रिकॉर्ड बन गए हैं, तो अब उनके ऐसी बातें होंगी। अब बेचारे वृद्ध हैं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे में अगर वो आपस में कुछ कहते हैं जिसमें मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ, ये उनका स्वभाव। धन्यवाद देता हूँ मैं आप सबको। लास्ट सवाल, जिस तरह अभी कांग्रेस के बारे में आपने कहा, उसी तरह नीतीश कुमार है, शरद पवार जी है, ममता बनर्जी है, तीसरा मोर्चा बना रहा है मोदी जी के खिलाफ। आपको क्या लगता है कांग्रेस के लिए वो लड़ाई रहेगी या भाजपा के लिए? बल्कि मुझे लगता है मुझे आपसे पूछना चाहिए। मैं आया हूँ, मैंने अपनी बात कही है, और मैं ये मानता हूँ कि जनता और जो योजनाओं के परिणाम है, और ऐसा विलक्षण नेतृत्व हमारे पास है। मैं लोकतंत्र में किसी पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करता, लेकिन 3 बातें हमारे पास हैं। ऐसा नेतृत्व जिसमें दुनिया का कोई भी फैसला अब हमारे बगैर संभव नहीं है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में दोनों देश युद्ध रोक दे और आपके भाई बच्चे वापस आ जाए, ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अगर हम दूसरी बात कहते हैं, जिसको हम अपनी विरासत मानते हैं, सैद्धांतिक ताकत मानते हैं, कि हम जब कोरोना आया हम जरूरतमंद देश थे, लेकिन हमने 150 देशों, जिसमें ताकतवर अमेरिका भी था और जरूरतमंद ब्राजील भी था, उनको हमने दवाइयां देकर साबित कर दिया। हमने योग दिवस दुनिया में मनाया जा रहा है। यहाँ पर लोग भले कितनी दकियानुसी बातें करें, लेकिन हमारी सांस्कृतिक विरासत को उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन उससे ज्यादा गरीब की बात यह है कि कोरोना के बाद पोस्ट कोरोना अगर किसी को अपने रिलीफ चाहिए था, तो उन्हें आयुर्वेद का रास्ता, आयुष का रास्ता अपनाया या योग ने सहारा दिया। ये हमारी जीवन पद्धति की सफलता है, और इसलिए मैं मानता हूं कि ऐसा प्रखर यशस्वी नेतृत्व है जो कह रहा है कि 2047 में देश की आजादी के 100 वर्ष होंगे, तो भारत माता कहाँ होगी, भारत कहाँ पर होगा। विजन किसी के पास नहीं। लोग कहते हैं कि साहब इनको रोकना है टुकड़ों में। मुझे लगता है कि इसकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ चिंता करनी है कि भारत माता 2030 तक दूसरे और तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगी कि नहीं। हमारे आने वाली पीढ़ी, इतनी ही जगह हमारे पास है, इनको बाहर जाकर ही कुछ बौद्धिक संपदा इकट्ठी देनी होगी और उससे हमें प्राप्त करना होगा। इस विजन की चर्चा करिए तो अच्छा होगा।